जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर की एक महत्वपूर्ण देन है। वास्तव में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के द्वारा ही हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जो सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत दिया है वो वास्तव में चार्ल्स डार्विन के प्राणीशास्त्रीय उद्विकास सिद्धांत पर आधारित है। यानी स्पेंसर का जो ये सिद्धांत है वो वास्तव में डार्विन के उद्विकास सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के प्राणीशास्त्र उद्विकास सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। यानी अगर आपसे ये कोई पूछे या कंपटीशन में इस तरह का कोई सवाल आए कि सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आप लिखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उद्विकास के जन्मदाता कौन है या उद्विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो वहाँ पे चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा। चार्ल्स डार्विन जो है वो उद्विकास सिद्धांत के प्रणेता हैं, लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के जन्मदाता हैं। स्पेंसर ने अपना ये जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है उसे अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इसका उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन्होंने उद्विकास के बारे में विस्तार से, सामाजिक उद्विकास के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है, विवरण दिया है। यहाँ पर आपको सामाजिक उद्विकास से पहले, सामाजिक उद्विकास को समझने से पहले उद्विकास क्या है, उद्विकास वास्तव में उद्विकास का अर्थ क्या है, इसे आपको स्पष्ट रूप से जानना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक आप उद्विकास के अर्थ को नहीं समझेंगे, उद्विकास की प्रक्रिया को नहीं जान पाएंगे, उद्विकास कहते किसको हैं, तब तक आप वास्तव में सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो उद्विकास शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में हम उसको उद्विकास कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा का ये जो इवोल्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इवोल्वेयर शब्द से बना हुआ है। यानी इवोल्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इवोल्वेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो है वो अगर आप इवोल्वेयर को अलग अलग करें, इसका दो टुकड़े में आप जिसको डिवाइड करें, तो यहाँ पर ई का मतलब होता है आउट यानी बाहर की ओर, और वोल्वेयर का मतलब होता है टू अनफोल्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं फैलना या प्रकट होना। तो इस तरह से जो शाब्दिक रूप में जो उद्विकास है, शाब्दिक रूप में उद्विकास का जो अर्थ अगर स्पष्ट करें हम, तो शाब्दिक रूप में हम कह सकते हैं कि उद्विकास किसी वस्तु के फैलने या प्रकट होने की प्रक्रिया है। यानी उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु फैलती है या वो प्रकट होती है, बाहर की ओर उन्मुख होती है। लेकिन वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। शाब्दिक रूप में उद्विकास की प्रक्रिया जो है वो केवल किसी वस्तु के फैलने या उसके प्रकट होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। लेकिन वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई वस्तु या पदार्थ धीरे धीरे सरल विशेषता से जटिल विशेषता में परिवर्तित हो जाता है। यानी उद्विकास को आप एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें कोई वस्तु धीरे धीरे सरल विशेषता से जटिल विशेषता में परिवर्तित हो जाती है। यानी सरलता से जो जटिलता की ओर होने वाला जो परिवर्तन है, इसको हम
उद्विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या उसको उद्विकास कह सकते हैं। उद्विकास की जो विशेषताएं हैं, उद्विकास क्या है, इसको इसकी विशेषताओं के आधार पर आप इसको सरलता से समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उद्विकास का जो वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट किया था, उस वैज्ञानिक अर्थ से उद्विकास की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे कि सामाजिक उद्विकास जो है वो सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। यानी जो उद्विकास जो है वो एक सामाजिक परिवर्तन की ही एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जो कोई वस्तु होती है या कोई समाज होता है वो सरलता से जटिलता में बदल जाता है। यानी उसमें उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो सरल अवस्था होती है, लेकिन वो बाद में जटिल अवस्था में बदल जाता है। इसके साथ एक अगली विशेषता इसकी आप बता सकते हैं कि उद्विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि उद्विकास की जो प्रक्रिया है कुछ निश्चित क्रम से, कुछ निश्चित स्तरों से होकर के गुजरती है। यानी उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो बेतरतीब नहीं होती, इसका एक निश्चित क्रम होता है। उसी क्रम से गुजरते हुए एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से क्रम आता है और उस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे क्रम को गुजरती हुई ये पूरी उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। जैसे आप मानव का जो जन्म होता है तो मानव का जो पूरा जो संपूर्ण जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक की अगर प्रक्रिया को आप देखें तो कुछ निश्चित अवस्थाओं में, कुछ निश्चित स्तरों से होकर के गुजरती है। जैसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद फिर बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद अंत में मृत्यु की अवस्था आती है। तो इस तरह से जो मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो एक निश्चित क्रम से होकर के गुजरती है। उन्हीं निश्चित क्रमों से, निश्चित अवस्थाओं से होते हुए ये प्रक्रिया पूरी होती है। निश्चित क्रम का मतलब ये हुआ उसमें पूर्व निश्चित है कि कौन सा क्रम पहले आएगा और कौन सा क्रम बाद में आएगा। यानी पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वृद्धावस्था आए, फिर बाल्यावस्था आए और फिर किशोरावस्था आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यानी एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम से गुजरते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ती है। हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। दूसरे सामाजिक परिवर्तन की दूसरी प्रक्रियाओं की तुलना में जो उद्विकास है वो उसकी जो गति है वो धीमी होती है। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक उद्विकास है वो आंतरिक शक्तियों से संचालित या प्रभावित होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि उद्विकास के अंतर्गत जो कोई वस्तु है वो प्रकट होती है या फैलती है, या ये जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किसी बाहरी शक्तियों के प्रभाव से नहीं होता है, बल्कि उस पदार्थ में या उस वस्तु में कुछ ऐसे अंतर्निहित गुण होते हैं, कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं। उन्हीं अंतर्निहित शक्तियों और गुणों के प्रभाव से उस वस्तु का, उस पदार्थ का उद्विकास होता है और वो पदार्थ जो है वो धीरे धीरे सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के बारे में, क्योंकि डार्विन के उद्विकास संबंधी विचार के आधार पर ही हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हमें डार्विन के विचारों को भी जानना जरूरी होगा। डार्विन ने जो उद्विकास का जो अपना विचार है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन्होंने उद्विकास के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि उद्विकास वह गति है जिसके दौरान कोई वस्तु या तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से धीरे धीरे एक निश्चित संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हो जाता है। यानी डार्विन के शब्दों में एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से एक निश्चित संबद्ध भिन्नता में होने वाला परिवर्तन ही उद्विकास है। उनका ये कहना है कि प्रारंभ में जो प्रत्येक जीव होता है वो सरल अवस्था में होता है, उसके अंग अवयव स्पष्ट नहीं होते हैं और न ही उसका कोई निश्चित स्वरूप होता है।
यानी प्रारंभ में जो जीव होता है वो सरल अवस्था में होता है, उसके अंग अवयव स्पष्ट नहीं होते हैं और न ही उसका कोई निश्चित स्वरूप होता है। लेकिन उद्विकासीय प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे उसके अंग अवयव स्पष्ट होने लगते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है और उसके विभिन्न अंगों में संबद्धता या निर्भरता भी विकसित होती जाती है और वह वस्तु एक सरल वस्तु से धीरे धीरे जटिल वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से जो कोई वस्तु है वो एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से धीरे धीरे एक निश्चित संबद्ध असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को आप एक बीज के या मानव भ्रूण के उदाहरण के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जो एक छोटा सा बीज है वो प्रारंभ में उसका जो स्वरूप है, उसका आकार है वो सरल होता है, लेकिन ऐसी अवस्था में उसके जो अंग हैं, उसके जो तना है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जो फूल हैं, पत्तियां हैं, वो स्पष्ट नहीं होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। उसका जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है। हम कुछ नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा पेड़ होगा, कितना मोटा पेड़ होगा, उसका शेप साइज क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब वो ज़मीन में जाता है, धीरे धीरे उसका उद्विकास होता है, तो उद्विकास के माध्यम से उसके जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि विकसित होने लगते हैं और उनके बीच में संबद्धता भी विकसित हो जाती है। क्योंकि जैसे संबद्धता से हमारा आशय ये है कि पत्तियों के माध्यम से जो शाखाएं हैं उनको भोजन मिलता है, तनों के माध्यम से, जड़ के माध्यम से जो पत्तियों तक जो है वो भोजन उपलब्ध होता है। तो इस तरह से जो पेड़ के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और जो छोटा सा जो बीज था, जो सरल स्वरूप था जिसका, वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में, विशाल पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो बीज है वो एक सरल से जटिल स्वरूप धारण कर लेता है। इसी तरह से मानव भ्रूण की भी का भी उद्विकास होता है। मानव जो मानव है जो माँ के गर्भ में होता है, तो वो उस समय रक्त, हाड़, मांस का बना हुआ एक जीवित पुतला होता है। उसके अंग हैं, अवयव स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गर्भ में उसका विकास होता है, उसके हाथ, पाँव, मुंह, नाक, आँख, दांत धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन अंगों में आपस में कोई निर्भरता, कोई आपस में तालमेल, कोई सामंजस्य नहीं होता है। बच्चा जब पैदा भी होता है तो उस समय भी उसको रोने और हंसने के अलावा बाकी और सारी चीज़ें उसको कुछ नहीं आती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो शैशवा से बाल्या, बाल्या से किशोरा, किशोरा से युवा, युवा से फिर प्रौढ़ा और प्रौढ़ा से वृद्धावस्था को पहुँचते हुए अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करता है। तो इस तरह से जो मानव है वो एक छोटे से भ्रूण से शुरू होकर के, एक सरल संरचना से शुरू होकर के धीरे धीरे एक विकसित स्वरूप को प्राप्त करता है, एक जटिल स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना है कि उद्विकास संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक जगत के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक जगत में भी चलती रहती है। यानी स्पेंसर का मानना है कि ये जो उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक जगत के साथ, जीव जगत के साथ सामाजिक सांस्कृतिक जगत में भी विद्यमान रहती है। सामाजिक सांस्कृतिक जगत में भी उद्विकासीय प्रक्रिया को देखा जा सकता है और उन्होंने सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है, उसकी व्याख्या की है। यहाँ पर आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए हम हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास संबंधी जो विचार हैं उनके विचारों के आधार के रूप में हम दो नियमों का उल्लेख करेंगे। यानी हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का जो नियम है वो दो नियमों पर आधारित है, दो आधारों पर केंद्रित है, जिनमें से एक भौतिक उद्विकास का नियम है और दूसरा है जैविकी उद्विकास का नियम। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास किस पर आधारित है,
तो आप कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वो भौतिक उद्विकास के नियम और जैविकीय उद्विकास के नियम पर आधारित है। आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिक उद्विकास के नियम क्या हैं और जैविकीय उद्विकास के नियम क्या हैं। स्पेंसर का ये कहना है कि भौतिक उद्विकास के 3 मुख्य नियम होते हैं। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपना सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भौतिक विज्ञान के 3 नियमों का उपयोग किया है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास भौतिक उद्विकास के 3 मुख्य नियमों या सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से पहला नियम है शक्ति की शाश्वतता का नियम, दूसरा है पदार्थ की अविनाशिता का नियम और तीसरा है गति की निरंतरता का नियम। यानी शक्ति की शाश्वतता, पदार्थ की अविनाशिता और गति की निरंतरता, ये 3 ऐसे नियम हैं। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है, स्पेंसर का ये कहना है कि पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से ही ये पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। यानी ये पूरा जो संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पदार्थ और शक्ति दोनों के योग से, दोनों के मिलन से बना हुआ है। और इसमें शक्ति की यह विशेषता होती है कि यह सदैव गतिशील होती है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आता है और न ही कभी इसका विनाश होता है। यानी शक्ति जो है वो शाश्वत है। पदार्थ की विशेषता होती है कि पदार्थ भी अविनाशी है। यानी शक्ति की अविनाशिता की जो है, शक्ति का विनाश नहीं जैसे नहीं होता है, उसी तरह से पदार्थ भी अविनाशी है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता है, केवल इसका स्वरूप बदलता है। जैसे आपको लगता होगा कि हम कोयला जलाते हैं तो वो राख हो जाता है, लेकिन राख को अगर आप फिर से आप उसको उसमें पानी डाल के उसको आप सुखा दें, उसको बुझा दें कोयले को जलाने के बाद, तो फिर से वो फिर कोयला बन जाता है। तो इस तरह से जो पदार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ उसका स्वरूप परिवर्तित होता है, एक स्वरूप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरह से उसका सिर्फ स्वरूप परिवर्तित होता है, लेकिन मूल रूप में जो पदार्थ है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता उन्होंने बताई कि इस पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से जो भौतिक जगत बना हुआ है, इसमें इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु में गति होती, और इसकी यानी गति के कारण ही भौतिक जगत में ये जो गति है, इसी विशेषता के कारण ही संसार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ये परिवर्तन कभी धीमी गति से होते हैं, कभी तेजी से होते हैं। तो ये गति परिवर्तन के कारण ही ये समाज में विभिन्न प्रकार के आपको बदलाव दिखाई पड़ते हैं। इस आधार पर, भौतिक उद्विकास के इन 3 नियमों के आधार पर स्पेंसर ने बताया कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता में परिवर्तित हो जाता है। यानी स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं जैविकी उद्विकास के नियम के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत है वो 2 नियमों पर आधारित है। एक भौतिक उद्विकास का नियम, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा जो नियम है वो है जैविकी उद्विकास का नियम, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्राकृतिक प्रवरण का नियम मानव समाज पर भी लागू होता है। प्राकृतिक प्रवरण का नियम मानव समाज पर भी लागू होता है। प्रत्येक जीव या मानव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी ये जो अपने हर जीव जंतु वनस्पति को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष 3 रूपों में होता है। मानव एवं अन्य जीवों के बीच में संघर्ष, मानव का दूसरे मानव या समूहों से संघर्ष, और स्वयं मानव का खुद से संघर्ष। यानी मानव का दूसरे जीवों के साथ भी संघर्ष होता है,
दूसरे जो जानवर हैं जैसे सांप है, बिच्छू है ना, कुत्ता है, इनसे भी संघर्ष होता है, इनसे भी उसको खतरा होता है, उससे भी बच के रहना होता है। मानव का दूसरे मानव समूहों से भी संघर्ष होता है, जो कि स्वार्थों के अंतर के कारण विभिन्न मानव और विभिन्न समूहों से स्वाभाविक रूप से संघर्ष होता है। और स्वयं मानव का खुद से भी संघर्ष होता है। मनुष्य जो है वो रोग और बीमारियों से, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने से उसको संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य खुद अपने आप से संघर्ष करता है। बदली हुई परिस्थिति में उसको अपने आप को फिट रखने के लिए, परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, रोग और बीमारियों से बचने के लिए उसको स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है। तो जैविकी उद्विकास के अंतर्गत दो उपनियम हैं। एक योग्यतम का अतिजीवन, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संघर्ष की इस प्रक्रिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, और इस संघर्ष की प्रक्रिया में जो प्राणी जीवित रहने के योग्य होते हैं केवल उन्हीं का जीवन होता है, अर्थात जो योग्य होते हैं वही जीवित होते हैं। यही योग्यतम का अतिजीवन है। दूसरा जो उपनियम है वो है प्राकृतिक प्रवरण की प्रक्रिया। प्राकृतिक प्रवरण की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि अस्तित्व संघर्ष की इस प्रक्रिया में जो प्राणी योग्य होते हैं वो तो जीवित रहते हैं, ये योग्यतम का अतिजीवन हो गया। लेकिन जो प्राणी अयोग्य होते हैं, अर्थात जो कमज़ोर होते हैं, प्रकृति के साथ जो अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रकृति मार डालती है या उनका निरसन कर देती है या उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी को हम प्राकृतिक प्रवरण कहते हैं। प्राकृतिक प्रवरण का नियम ये कहता है कि जो प्राणी अयोग्य हैं उनका जीवन संभव नहीं है, उनको प्रकृति मार डालती है या उनका निरसन कर देती है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को या उन्हीं जीवों को जीवित रहने का हक है। वही लोग जीवित रह सकते हैं जो जीवित रहने के योग्य हैं, या जो संघर्ष की इस प्रक्रिया में, अस्तित्व की संघर्ष की लड़ाई में जो लड़ाई जीत जाते हैं वही जीवित रहते हैं, और जो हार जाते हैं प्रकृति उनको मार डालती है या उनका जीवन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के मत की। अभी तक हम लोग जो हैं वो जो चार्ल्स डार्विन का मत और जो उन्होंने स्पेंसर ने जो भौतिक उद्विकास के नियम और जैविक उद्विकास के नियम के आधार पर अपना जो सामाजिक उद्विकास का नियम प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने भौतिक और जैविक उद्विकास के नियमों के आधार पर समाज की संरचना और परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह भौतिक उद्विकास की दशा में पदार्थ के शक्ति एवं गति के स्रोत कभी नष्ट नहीं होते हैं, यानी अभी आप इसके पहले आप भौतिकी उद्विकास और जैविक उद्विकास का नियम पढ़े थे, उसमें ये बताया गया था कि पदार्थ जो है वो अविनाशी होता है, शक्ति जो है वो शाश्वत होती है, और गति जो है वो निरंतर चलती रहती है, गति में निरंतरता होती है। तो जिस तरह से भौतिक उद्विकास की दशा में पदार्थ के शक्ति एवं गति के स्रोत कभी नष्ट नहीं होते हैं, उसी तरह से स्पेंसर का कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले जो तत्व हैं उनमें कुछ परिवर्तन तो होता है, परंतु वे भी नष्ट नहीं होते हैं, उनमें संतुलन और निरंतरता बनी रहती है। अपने सामाजिक उद्विकास के स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने भी दो नियमों का उल्लेख किया। पहला नियम है सरलता से जटिलता का नियम। इस नियम के आधार पर उन्होंने बताया कि उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से जो समाज होता है वो धीरे धीरे क्रमशः सरल समाज से जटिल समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस सरलता से जटिलता में के रूप में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उन्होंने समाज को कई भागों में विभाजित किया था, जिसमें सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज और तिहरे संश्लिष्ट समाज। ये एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरे समाज और दोहरे संश्लिष्ट समाज और तिहरे संश्लिष्ट समाज का वर्गीकरण किसका है, तो ये वर्गीकरण
हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को सरलता से जटिलता के नियम के रूप में स्पष्ट करते समय उन्होंने समाज का ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि समाज का उद्विकास होता है, उद्विकासीय तरीके से इसका विकास होता है, जिसमें जो समाज है वो सरलता से जटिलता की ओर उन्मुख होता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो परंपरागत जो आदिम समाज था उसमें समानता थी, नियंत्रण की एक केंद्रीय शक्ति थी, यानी संपूर्ण समाज जो था वो मुखिया के माध्यम से या कबीले के मुखिया के माध्यम से वो नियंत्रित होता था, संचालित होता था, और उस समय समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आदिम समाज विकसित होता गया और विकसित होकर के उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से वो एक आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर आपको विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रमुख होगा और समाज की जो पारस्परिक आत्मनिर्भरता है वो कम होकर के समाज में पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। स्पेंसर का जो दूसरा नियम है वो है योग्यतम के अतिजीवन का, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवित रहने का अवसर केवल योग्य व्यक्तियों को प्राप्त है। यानी स्पेंसर का ये मानना है कि समाज में जीवित रहने का हक, समाज में जीवित रहने का अवसर या अधिकार केवल योग्य व्यक्तियों को ही है। जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं या जो जीवित रहने के लायक नहीं हैं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनका अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई में वो लड़ाई हार जाएंगे और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व खतरे में होगा और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो समाज अपने को समय और आवश्यकता के अनुरूप बदल नहीं पाए, उनकी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। जो विभिन्न जो सभ्यताएं थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता, जो अपने समय में एक उच्च सभ्यता, एक सर्वोच्च सभ्यता के रूप में, जहाँ पे एक विकसित सभ्यता और संस्कृति थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के बदलने के कारण, समय और परिस्थिति के साथ अनुकूलन न स्थापित करने के कारण धीरे धीरे उन तमाम जो सभ्यताएं थी, जो तमाम संस्कृतियां थी, वो समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के इस संघर्ष में, अस्तित्व के साथ संघर्ष में वो अपने आप को जीवित नहीं योग्य नहीं बना पाई और अयोग्य होने के कारण उनका अस्तित्व, उनकी मृत्यु हो गई और वो समाप्त हो गई। स्पेंसर का ये कहना है कि समाज के अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि लोगों में अपनी प्राणीशास्त्रीय और प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करने की अधिक से अधिक योग्यता हो। यानी अगर लोगों के अंदर अपनी प्राणीशास्त्रीय और प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करने की अधिक से अधिक योग्यता होगी, तभी उनका जीवित रहने के अवसर की जो उपलब्धता है वो भी अधिक होगी, यानी वो जीवित रह पाएंगे और समाज का भी अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि व्यक्तियों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। यद्यपि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो व्यक्तियों के अभाव में सामाजिक संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है और सामाजिक संबंधों के अभाव में समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में स्पेंसर का कहना है कि लोगों के अंदर अपनी जैविकी आवश्यकताओं को लेकर के और प्राकृतिक दशाओं से लेकर के साथ उनका अनुकूलन और समायोजन करने की जो क्षमता है, उसकी जो उनकी जो योग्यता है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। अधिक योग्यता जो है उनके जीवन और समाज दोनों के अस्तित्व के लिए आवश्यक बताया उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने बताया, स्पेंसर के सावयवी उद्विकास सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके कारण अक्सर उनकी आलोचना भी की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोग्य लोगों की दशाओं में सुधार करने के लिए राज्य कोई हस्तक्षेप न करे। इसी में समाज का विकास है कि लोगों को योग्य बनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी स्पेंसर का मानना है कि योग्यतम का अतिजीवन के सिद्धांत के लिए, अस्तित्व के संघर्ष के में विजय प्राप्त करने के लिए राज्य जो है लोगों को किसी प्रकार का सहयोग न करे, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता में वृद्धि करके अपने अस्तित्व की लड़ाई को खुद लड़ें और उसमें विजय प्राप्त करें।
अंत में हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के इस सामाजिक उद्विकास सिद्धांत की आलोचना भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर के इस सामाजिक उद्विकास सिद्धांत की व्याख्या को एक काल्पनिक व्याख्या मानते हैं। उनका ये कहना है कि सभी समाजों में विकास एक ही नियम से संचालित नहीं होता है, क्योंकि हर समाज की परिस्थिति, उसकी संस्कृति अलग अलग होती हैं, उसके नियम अलग अलग होते हैं। तो हम सभी समाजों में जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको एक ही नियम से स्पष्ट नहीं कर सकते, उसको एक ही नियम से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और सरलता एवं जटिलता एक ही समाज में विद्यमान हो सकती, यानी जैसे स्पेंसर ने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर उद्विकास होता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना करते हुए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि सरलता एवं जटिलता एक ही समाज में विद्यमान हो सकती है। एक ही समाज में कुछ भागों में सरलता दिखाई पड़ सकती है, या कुछ बातों को लेकर के कुछ विषयों में सरलता हो सकती है और दूसरे विषयों में जटिलता हो सकती है। जैसे भारत जैसे देश में अगर आप देखें तो ग्रामीण समाज जो है वो एक सरल समाज के रूप में विद्यमान है, और जो नगरीय समाज है वो एक जटिल समाज के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा उनकी आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि समाज का विकास पहले से तय स्तरों पर नहीं होता। जैसे स्पेंसर ने कहा कि समाज सरल समाज से संश्लिष्ट समाज, संश्लिष्ट समाज से दूसरे संश्लिष्ट समाज और दूसरे संश्लिष्ट समाज से तीसरे संश्लिष्ट समाज में पहुंचेगा। तो इस कारण से उनकी आलोचना करते हुए कहा गया कि समाज का जो विकास है वो पहले से तय नहीं होता है, कि समाज का विकास इसी तरह से होगा। समय और परिस्थितियों और आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण जैसे जैसे समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं उसी के अनुरूप समाज का विकास होता चला जाता है। उसका कोई निश्चित स्वरूप और उसका कोई निश्चित स्तर नहीं होता है। इसके साथ साथ स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना ये की जाती है कि इसमें स्पेंसर ने अयोग्य व्यक्तियों के संरक्षण नहीं देने की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग्य लोगों की योग्यता में वृद्धि करने के लिए राज्य जो है वो कोई सहयोग ना करे। तो ये जो उन्होंने अयोग्य व्यक्ति तो खुद चूँकि वो शक्तिशाली हैं, जीवित रहने के लिए योग्य हैं, इसलिए उनका तो अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व उनका संभव बच पाएगा। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं, अगर उनको राज्य संस्थाएं जो है उनका सहयोग नहीं करेंगी, उनको संरक्षित नहीं करेंगी, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से स्पेंसर का ये जो सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो वास्तव में सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है। तो इस तरह से इन 3-4 पॉइंट्स में, इन विभिन्न बिंदुओं में हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वो समाजशास्त्री सिद्धांतों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, इसको महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप हर्बर्ट स्पेंसर के इस सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के बारे में स्पष्ट रूप से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अंत में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, और घंटी वाला जो बटन है, बेल आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें।